नमस्कार, हरी किरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार का आरोप है कि वक्फ बोर्ड में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है। इसी कारण कई वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। यही नहीं, अब मुस्लिम समुदाय में भी इस तरह की धारणा बन गई है कि वक्फ बोर्ड माफिया की तरह काम कर रहा है और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इंद्रेश कुमार हिसार में वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर प्रदेश भर से आए वक्फ बोर्ड के किराएदारों व समाज के अन्य वर्ग की राय जानने के लिए आए हुए थे। हिसार में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद वक्फ को लेकर कांग्रेस राज में 3 बार संशोधन हुए हैं। उन सब के कारण वक्फ आज वेलफेयर की बजाय माफिया का अड्डा बन गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल 2024 बारे उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन को लेकर आज विरोधी झूठ बोलकर भड़का रहे हैं कि सरकार संपत्तियों, कब्रिस्तानों की जमीनों पर कब्जा कर लेगी, जबकि बिल पारदर्शिता के लिए है ताकि वक्फ की संपत्ति और इनकम सभी के सामने आ सके। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बनाई गई है। जेपीसी देश भर में बैठक कर रही है और वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश की जनता के सुझाव लेने का काम कर रही है। जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए फरवरी 2025 तक का समय दिया गया है। जेपीसी अपनी रिपोर्ट तय समय पर देती है या एक बार फिर उसका समय बढ़ाया जाएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सुनिए डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने बातचीत के दौरान वक्फ के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें बताई। देश में वक्फ अधिनियम में परिवर्तन के लिए सारे देश के अंदर लोगों का क्या ओपिनियन है, ऐसा सरकार की तरफ से जेपीसी गठित करके किया जा रहा है। और वह जेपीसी देश के अंदर प्रवास भी कर रही है और लोग अपने अपने सुझाव भी दे रहे हैं। सुझाव में ये सुझाव और प्रपोज़ल में ये प्रपोज़ल है कि वक्फ बोर्ड का निर्णय ये चुनौती वाला नहीं है और इसको चुनौती में बदलना चाहिए। मुसलमानों की भी बहुत बड़ी डिमांड है और देश की भी डिमांड है कि जब सारे हिंदुस्तान के हर नागरिक को और संस्था को लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए रास्ता है, तो वक्फ के फैसले में वक्फ इज द फाइनल, यह घुटन है, एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए वक्फ का फैसला अंतिम फैसला नहीं, वह भी जाकर कोर्ट में चुनौती उसको मिलनी चाहिए। दूसरा, वक्फ संपत्ति ये पारदर्शिता इसकी रहे रखरखाव में इसका अभाव है। इसलिए अमेंडमेंट में वक्फ यानी खुदा के नाम पर, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जो संपत्ति दी गई है उसका पारदर्शी रख रखाव ना होना, यह खुदा से भी बेईमानी है, इस्लाम से भी बेईमानी है और मुसलमान को दागदार बना रही है। इसलिए वो होना चाहिए। संपत्तियों की इनकम है, वह इनकम वेलफेयर में इस्तेमाल होनी चाहिए। जब इनकम का हिसाब नहीं तो वेलफेयर भी ढंग से हो नहीं रहा है और इसलिए इनकम का पारदर्शी रखरखाव और वेलफेयर की पारदर्शी योजनाएं और उनका लागू होना, यह भी सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ साथ उसमें बोर्ड में जो भी कमेटियां बनेंगी उसमें 2 महिलाएं मुस्लिम समाज की रखनी चाहिए, क्योंकि 50% ऑफ द सोसाइटी वो है। जैसे 3 तलाक की निजात उनको मिली कानून से, ऐसे वो चाहते हैं कि हमारा
ठीक वेलफेयर वह सुनिश्चित हुआ उसके अंदर, इसलिए वो होना चाहिए। महिलाओं ने पूरे देश में इसको बहुत अच्छे से स्वीकार किया है, मुस्लिम महिलाओं। वक्फ में संपत्ति और इनकम, इसमें हिंदुओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बहुत बड़ी संपत्ति हिंदुओं ने ही पिछले 100-150 साल में वक्फ की है। और अभी भी रोज़मर्रा के अंदर मज़ारों पर, खानकाहों पर हिंदू जाता है और दान करता है। फिर इसी के साथ साथ आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी जनसंख्या किराएदार के रूप के अंदर वक्फ की संपत्ति में है। अब उनके सामने भी एक गंभीर प्रश्न खड़ा है, और खड़ा भी होना चाहिए, कि ऐसा अमेंडमेंट आए कि उनको अब उसका मालिकाना हक मिले। आखिरकार कितने जन्म वो किराएदारी ही बनते हैं, किराएदार ही जिएंगे, उसका कोई फुल स्टॉप लगना चाहिए। और इसलिए भी क्योंकि वो वक्फ में सबसे ज़्यादा बड़ा दानदाता है देश के अंदर। किराएदारों में भी बहुत बड़ा किराएदार है, तो वह भी ये चाहता है कि मुझे जस्टिस मिले, इसलिए मेरा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भारत सरकार ने अमेंडमेंट में 2 गैर मुस्लिम, विशेष रूप से सनातनी, इनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, ताकि वह अपने हितों को उसमें सुरक्षित समझ सकें और देख सकें और जान सकें। अगर कहीं असुरक्षित होता है तो उसकी आवाज़ उठा सकें।